ये कहानी सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फोबिक पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम लाए हैं 4 दोस्तों की ऐसी कहानी जिनके पीछे पड़ गया था एक छलावा। कहानी शुरू होने से पहले बताता चलूं कि ये छलावा है क्या। वैसे तो भूत के अनेक प्रकार होते हैं और इन प्रकारों के अंदर आता है छलावा। छलावा का मतलब होता है जो छल करता है या आपके साथ धोखा करता है, वो छलावा होता है। छलावा की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसका कोई भी रूप नहीं होता है और ये किसी का भी रूप धारण कर सकता है। छलावा एक अतृप्त आत्मा होती है। जिस इंसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या उसकी कोई इच्छा रह जाती है वो भूत बनता है, लेकिन एक छलावा उस भूत से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ज्यादातर ये किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और ऐसी आत्माएं छलावा बन जाती हैं। लेकिन सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली सारी आत्माएं छलावा नहीं बनती। उनमें से कुछ ही बहुत ही विकृत स्वभाव की ही आत्माएं छलावा बनती हैं। छलावा आपके डर पे जीता है और आपको डरा के, ये आपके डर को बढ़ा के आपको अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, छलावा सुनसान जगह पर रहना पसंद करते हैं, जहां पर अंधेरा हो, जैसे कोई सुनसान रास्ता या सड़क, घना जंगल या फिर कोई लंबे समय से खाली पड़ा मकान और पानी के किनारे भी। हालांकि ये डराते तभी हैं जब आप इनके एरिया के अंदर आते हैं। दोस्तों, छलावा के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पैर पीछे की तरफ होते हैं और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये किसी भी चीज का रूप ले सकते हैं, यानी यह कुछ भी बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं इस डरावनी कहानी की। छलावा गुवाहाटी 185 किलोमीटर, जो लिख भेजी है हमको आदित्य जी ने कोलकाता से। सुनते हैं ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बागडोगरा एयरपोर्ट पे लैंड हुए। वहां से हम एक टैक्सी बुक कर गुवाहाटी निकल गए। बागडोगरा से गुवाहाटी का रास्ता लगभग 450 किलोमीटर का है। हम सब दोस्तों ने टैक्सी में अपना सामान रखा और निकल पड़े ओवरनाइट जर्नी के लिए। हमारे साथ टैक्सी ड्राइवर ललित दास भी थे, जो लगभग 55 साल के होंगे। टैक्सी आसाम की खूबसूरत पहाड़ियों और जंगलों को बीचों बीच हाईवे पे दौड़े जा रही थी। रात करीब 9 बजे हम हाईवे के एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके। जनवरी की कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच में हमारी टैक्सी हाईवे पे दौड़े जा रही थी। मैं कार के आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पे बैठा ललित भाई से बातें करते जा रहा था और बाकी सब पीछे वाली सीट पे सो रहे थे। कुछ 6 घंटों के बाद रात तकरीबन 3 बजे आनंद ने जागते हुए कहा, भाई बहुत जोर से टॉयलेट आ रही है, गाड़ी साइड में रोको। ये सुन ललित भाई ने पहले मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखते हुए फिर आनंद से कहा, यहां मैं गाड़ी नहीं रोक सकता। आनंद ने तुरंत कहा, लेकिन क्यों ललित भाई? हाईवे तो खाली पड़ा है, बस 2 मिनट का ही तो काम है। ललित भाई ने थोड़ी धीमी और डरावनी आवाज में कहा, ब्रह्मतो, ये ब्रह्मतो का इलाका है साहब। ये सुन मैंने पूछा, ब्रह्मतो, इसका मतलब क्या है? ललित भाई बोले, भ्रमतो मतलब भ्रम,
छलावा साहब, छलावा। आप नहीं जानते, ये एक प्रेत होता है जो लोगों को पहले डराता है और फिर उनके डर का फायदा उठा के उनको मार देता है। ये सुन आनंद हंस दिया। क्या ललित भाई, आप भी हमको टूरिस्ट समझ के कहानियां सुना रहे हो? भ्रमतों वमतों का मुझे पता नहीं। और आनंद ने मुझसे खींचते हुए कहा, भाई टैक्सी रुकवा वरना मैं यहीं टॉयलेट कर दूंगा। मैंने ललित भाई से कहा, ललित भाई गाड़ी साइड में लगाइए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वरना ये आनंद गाड़ी के अंदर ही कर देगा। ललित भाई ने गाड़ी साइड में लगाते हुए कहा, मैं गाड़ी रोक तो दे रहा हूँ साहब, लेकिन अगर 1 मिनट से भी ज़्यादा देर लगी तो मैं आपके दोस्त को यहीं छोड़ के चला जाऊँगा। हाँ दादा, छोड़ देना, अब तो गाड़ी रोको, मैं ललित भाई से बोला। गाड़ी एक माइलस्टोन के ठीक सामने रुकी जिस पे लिखा हुआ था गुवाहाटी 185 किलोमीटर। गाड़ी के रुकने के साथ ही रितेश और करण की भी आंख खुल गई। आनंद के साथ वो दोनों भी टॉयलेट करने के लिए टैक्सी से उतर गए। तीनों हाईवे के किनारे पेड़ों के पीछे टॉयलेट करने के लिए चले गए। मैं भी टैक्सी से बाहर उतरा और अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकाल के जला ली। कुछ 30 सेकंड्स ही बीते होंगे कि रितेश और करण वापस आ गए। वो दोनों जैसे ही कार के पास पहुंचे कि तभी हमको आनंद की चीखने की आवाज़ आई। हम तुरंत उसकी ओर भागे कि तभी हमने आनंद को सामने से आते हुए देखा। उसको आता देख मैंने उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना आनंद? आनंद ने हमारी ओर देखते हुए बहुत ही आराम से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। लेकिन वो चीख? मैंने आनंद से फिर से पूछा। अच्छा वो, अरे यार मैंने झाड़ियों में कुछ हिलते हुए देखा था तो लगा कि कोई शेर या जंगली जानवर आ गया है और मेरी चीख निकल गई, लेकिन मेरी चीख से शायद वो जानवर डर गया और भाग गया। रितेश वापस कार में बैठता हुआ बोला, क्या यार तू भी, हम तो डर ही गए थे। आनंद रितेश से बोला, तू डर गया था ना, ये तो अच्छी बात है। रितेश आनंद को अजीब सी नजरों से देखता हुआ बोला, अच्छी बात? अबे साले, मुझे या किसी को कुछ हो जाए तो तुझे कैसा लगेगा? डर लगेगा या खुश होगा? फालतू की बात करता है। इसके बाद हम सब टैक्सी में बैठ गए और गुवाहाटी के लिए हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम सबको नींद आ गई। रात करीब 4 बजे मेरी आंख खुली। मैं जमाई लेते हुए ललित भाई से बोला, ललित भाई और कितनी देर है गुवाहाटी पहुंचने में? ललित भाई बोले, कुछ 130 किलोमीटर बच गया है गुवाहाटी, सुबह 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं थोड़ी देर तक टैक्सी की विंडस्क्रीन के बाहर देखता रहा और अचानक से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया। हमने जिस माइलस्टोन पे अभी 1 घंटे पहले टैक्सी रोकी थी, वही माइलस्टोन गुवाहाटी 185 किलोमीटर, वो माइलस्टोन मुझे सामने दिखा। मैंने तुरंत ललित भाई से कहा, ललित भाई ये माइलस्टोन देखा आपने? ये तो वही माइलस्टोन था ना जहां हमने 1 घंटे पहले टैक्सी रोकी थी। ललित भाई चौंकते हुए बोले, क्या माइलस्टोन? अरे नहीं बाबू, आप नींद में हो, आपको गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई है ललित भाई, मैं सच कह रहा हूं, मैंने वही माइलस्टोन अभी देखा था। मैंने ललित भाई को अपनी बात समझाते हुए बोला। ललित भाई फिर बोले, अगर ऐसी बात है तो देख लेते हैं कि अब कौन सा माइलस्टोन आएगा और उसी से हमको पता लग जाएगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं साहब। मैंने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और लोकेशन देखने के लिए डूडल ओपन किया तो देखा कि मोबाइल के नेटवर्क्स नहीं हैं। मैंने फ़ोन को रीस्टार्ट करके भी देखा लेकिन नेटवर्क मिल ही नहीं रहे थे। मैंने फ़ोन पॉकेट में वापस रखा और सारा ध्यान रास्ते को देखने में लगा दिया। कुछ 30 मिनट बाद मुझे सामने से
कुछ ही मीटरों के फासले पे फिर से वही माइलस्टोन दिखा। मैंने फौरन ललित भाई को इशारा करके वो माइलस्टोन दिखाया और कहा, वो देखिए ललित भाई, वही माइलस्टोन। मैंने आपसे कहा था ना कि हम वापस उसी रास्ते पे आ गए हैं। कोहरे की वजह से मुझे लग रहा है कि आप गलत टर्न ले रहे हो। माइलस्टोन देख के इस बार ललित भाई के माथे पे पसीना और चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो डरी हुई आवाज़ में मुझसे बोला, नहीं बाबू, मैंने कोई गलत टर्न नहीं लिया है। इस रास्ते पे मैं 25 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कोई गलत टर्न नहीं लिया, बल्कि हमारे पीछे भ्रमटो यानी छलावा पड़ गया है। मैंने आप लोगों से कहा था कि बीच रास्ते गाड़ी ना रुकवाइए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हमारी बातचीत सुन के रितेश, करण और आनंद भी जाग गए। उनके पूछने पे मैंने उन तीनों को सारी बात बताई तो सबने मेरी बात का मजाक उड़ाया। ये सुन ललित भाई झुंझलाते हुए सबसे बोले, आप सबको मजाक लग रहा है? कुछ घंटे पहले जहाँ टॉयलेट करने उतरे थे ना, वहाँ पे एक माइलस्टोन भी था, वो याद है ना? थोड़ी देर रुकिए, मैं गाड़ी सीधा हाईवे पे चला रहा हूँ और वही माइलस्टोन आपको दिखेगा। ये बोल के ललित भाई टैक्सी को हाईवे पे दौड़ाते गए। सारे रास्ते उस हाईवे पे हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी गाड़ी नहीं दिखी। कुछ 20 मिनट में ही हमारी टैक्सी उसी माइलस्टोन के पास पहुंची। माइलस्टोन के पास पहुंचते ही ललित भाई बोले, वो देखिए, वो वही माइलस्टोन है जहां रात करीबन 3 बजे आप सब टॉयलेट करने उतरे थे। इस बार रितेश, करण और आनंद कुछ ना बोले और फटी हुई आंखों से उस माइलस्टोन को गुजरता हुआ देखते रहे। मैंने ललित भाई से सवाल किया, अगर ऐसा है तो ललित भाई, हम गाड़ी को साइड में रोक के किसी दूसरी गाड़ी से मदद मांग सकते हैं, और ये भ्रमटो या छलावा है क्या चीज़? ललित भाई ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं ये गाड़ी नहीं रोक सकता बाबूजी, और ना ही कोई गाड़ी या इंसान हमारी मदद के लिए आएगा। ये भ्रमटो एक तरह का प्रेत होता है जो आपके डर पे जीता है। ये आपको वापस उसी जगह पे ले जाता है जहां से आप चले थे। इसी वजह से हम बार बार उसी माइलस्टोन वाली जगह पे वापस जा रहे हैं। आनंद डरते हुए बोला, लेकिन हम गाड़ी तो साइड में रोक ही सकते हैं ना? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैंने गाड़ी रोकी तो छलावा हम सबको मार देगा। ललित भाई ने आनंद के सवाल का जवाब देते हुए बोला। वो आगे बोले, मैंने इस छलावे के किस्से सुने थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं भी उन किस्सों का एक हिस्सा बन जाऊंगा। करण ने मुझसे डरते हुए कहा, पर भाई, हम इस छलावे से बचेंगे कैसे? कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना? करण की बात सुन ललित भाई फिर से बोले, जितना मैंने सुना है उसके मुताबिक ये छलावा सिर्फ रात के अंधेरे में ही शक्तिशाली होता है। अगर सुबह होने तक हम गाड़ी को बिना रोके चलाते रहे तो शायद हम इस माया जाल से बाहर निकल पाएंगे। हम सब शांत होके बस बैठे रहे। हमने देखा कि हर तरफ कोहरा घना होते जा रहा है, जिससे कि हमें आगे की सड़क पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस अंधेरा और हर तरफ से आती अजीब सी आवाजें थीं। रितेश ने हम सभी को कहा, ब्रो, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। थोड़ी देर में हम उसी माइलस्टोन के करीब पहुंचे और उसके करीब आते ही अचानक से हमारी टैक्सी का इंजन बंद हो गया और गाड़ी वहीं रुक गई। ललित भाई मायूस होते हुए बोले, अब ये क्या हो गया? नहीं, गाड़ी को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था। उस भ्रमटो की ताकत बढ़ती जा रही है। वो हमारे डर की वजह से और शक्तिशाली होता जा रहा है। बाबू साहब, आप लोग घबराइए नहीं। हम जितना डरेंगे ये भ्रमटो
हम पे उतना ही हावी होगा। भूल से भी गाड़ी के बाहर ना उतरिएगा। वो आपको अपने माया जाल में फंसाएगा और अपने पास बुला के आपकी जान ले लेगा। अचानक से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हमारी ओर बढ़ रहा हो। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी आनंद की नज़र टैक्सी के बाईं ओर गई और वो डरते हुए बोला, भाई वो देखो, उस पेड़ के पीछे मुझे 2 लाल आंखें दिखाई दे रही हैं। हम सब ने उसी तरफ जब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आनंद उसी पेड़ की तरफ इशारा कर रहा था जिसके पीछे वो टॉयलेट करने के लिए गया था। ललित भाई ने टैक्सी को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को बैक गियर में डाल के इग्निशन की चाबी घुमाई और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबाया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम पीछे की तरफ जाने लगे। मैंने ललित भाई से कहा, ललित भाई गाड़ी को उल्टी ओर ले चलो, शायद हम सीधा ना जाके पीछे से इस माया जाल से बाहर निकल पाएं। ललित भाई ने ऐसा ही किया और स्टीयरिंग को दाईं ओर पूरा घुमाते हुए टैक्सी को मोड़ दिया और हम हाईवे के पीछे की ओर जाने लगे। कुछ 15 मिनट ही हुए होंगे कि हम वापस उसी माइलस्टोन के सामने से गुजरे। ये देख रितेश बोला, भाई ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? काश हमारी कोई मदद कर देता। हम समझ गए थे कि जो ये छलावे की कहानी हमको ललित भाई ने बताई थी वो सच थी। हमने रास्ते पे आने वाले हर मोड़ पे अपनी गाड़ी ले गए, लेकिन घूम के वापस उसी माइलस्टोन गुवाहाटी 185 किलोमीटर पे आ जाते। ललित भाई ने गाड़ी को रिवर्स करके गुवाहाटी की ओर मोड़ दी। हम कुछ 5 किलोमीटर आगे ही चले होंगे, तब करण बोला, काश कोई ढाबा या पेट्रोल पंप ही मिल जाए। ललित भाई करण की ये बात सुन बोले, हाँ गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो रहा है, हमको कैसे भी करके ये रात काटनी है और सुबह होते ही हम इस भ्रमटों की माया से बाहर आ जाएंगे। शायद भगवान ने हमारी सुन ली और कुछ ही दूर पे हमको कुछ लाइट्स चलती हुई दिखाई दी। पास पहुंचने पे दिखा कि वहाँ एक पेट्रोल पंप है। ये देख हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने करण से बोला, भाई पहले ही ये विश मांग लेता, कम से कम शायद अब हम बच जाएंगे। ललित भाई ने टैक्सी हाईवे से पेट्रोल पंप की तरफ घुमा दी। पेट्रोल पंप बिल्कुल खाली पड़ा था और उसमें सिर्फ एक ही पंपिंग मशीन लगी हुई थी, वो भी बहुत पुरानी दिख रही थी। साथ ही एक छोटा सा ऑफिस भी था। ललित भाई ने टैक्सी को पंप के साइड में लगाया और हॉर्न बजाया। ऑफिस का गेट खुला और अंदर से एक आवाज आई, लड़का छुट्टी पे है, खुद उतर के पेट्रोल भर लो और पैसा यहाँ अंदर आके दे दो। ललित भाई ने कार का शीशा नीचे करते हुए बोला, अरे तो तुम पेट्रोल आके भर दो, हम गाड़ी से नहीं उतर सकते। ऑफिस के अंदर से फिर से वो आवाज़ आई, मैं चल नहीं सकता, मैं व्हील चेयर पे हूँ, पेट्रोल भरना है तो भर लो या आगे जाओ। हम सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे। ललित भाई बोले, पेट्रोल तो भरना ही पड़ेगा बाबू, अगर सुबह होने से पहले पेट्रोल खत्म हो गया तो पता नहीं हम बच पाएंगे या नहीं। हम सब में रितेश थोड़ा दबंग टाइप का बंदा था। वो सारे रास्ते चुप ही बैठा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, तुम सबकी बातें सुन सुन के मेरे सब्र का बांध टूट गया है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये साला छलावा वलावा होता क्या है। मैं जाके पेट्रोल भरता हूँ। रितेश ने सीधा पंप का पाइप निकाला और टैक्सी में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया। पेट्रोल का टैंक फुल करने के बाद वो पेट्रोल का पैसा देने के लिए ऑफिस के अंदर चला गया। कुछ 30 सेकंड ही हुए होंगे कि ऑफिस से रितेश की चीख सुनाई दी और हमने देखा कि रितेश अपने घुटनों पे रेंगता हुआ ऑफिस के बाहर निकल रहा है। उसके सर से खून बह रहा था। मैंने टैक्सी से बाहर उतरने के लिए दरवाज़ा खोला ही था कि मेरे बगल से ललित भाई ने मेरी साइड का दरवाज़ा पकड़ के वापस बंद करते हुए कहा, नहीं बाबू,
बाहर ना जाइए, हम उस भ्रमटों के मायाजाल में फंस गए हैं। ये पेट्रोल पंप एक छलावा है। मैंने ललित भाई पे चिल्लाते हुए कहा। क्या बकवास कर रहे हो ललित भाई? रितेश को हमारी जरूरत है, उसकी हालत देखिए। ललित भाई ने मुझे कॉलर से पकड़ के खींचते हुए गाड़ी के फ्यूल मीटर को दिखाते हुए बोला, ये देखिए फ्यूल मीटर की सुई जरा सी भी ऊपर नहीं हुई है। रितेश बाबू ने जब पूरा टैंक फुल किया था तो फ्यूल मीटर की सुई भी फुल पे होती। ये देख मैं बोला, मैं कुछ नहीं जानता ललित भाई, हमारा दोस्त बाहर जख्मी है, मुझे उसको बचाना है। मैंने टैक्सी के पीछे आनंद और करण को देखा तो वो डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मैंने उनसे गुस्से में कहा, तुम सब यहीं बैठे रहो, रितेश को मैं बचाने जा रहा हूं। मैंने इतना कहे जैसे ही वापस टैक्सी का दरवाजा खोला तो सामने मैंने जो देखा मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। रितेश के पीछे एक 7 फुट लंबा काले कपड़ों में एक साया आता दिखा। उसने रितेश का सर पीछे से पकड़ा और एक ही झटके में उसका सर उसके धड़ से उखाड़ दिया। ये मंजर देख हम सभी की चीख निकल गई। टैक्सी और ऑफिस के बीच लगभग 15 मीटर की दूरी होगी, लेकिन एक ही सेकंड में वो काला साया मेरे ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। ये देख मैंने तुरंत दरवाजे के शीशे ऊपर चढ़ा लिए। वो साया शीशे की दूसरी तरफ से अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखें पास आके और डरावनी हंसी में बोला, तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि तुम मुझसे बच जाओ? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हारा ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक मैं तुम सबको एक एक करके अपना शिकार नहीं बना लूंगा। ललित भाई ने टैक्सी तुरंत स्टार्ट की और फुल स्पीड में दौड़ा दी। बाहर जंगल की गहरी चुप्पी और टैक्सी के अंदर डर का माहौल हमें घेरे हुए था। रितेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमे जा रहा था और मैं बिना आवाज किए बस रोए जा रहा था। हम सबको एक बात समझ में आ गई थी कि इस छलावे को हराना मुश्किल है। हम बस सुबह होने का इंतजार ही कर सकते थे। ललित भाई हम सबसे बोले, देखो बाबू लोग, ये भ्रमटो हमारे डर पे जीता है और यही उसको ताकत देता है, हमको डरना नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर से वो माइलस्टोन आया और ना जाने कहां से पीछे से मेरी गर्दन को किसी ने जोर से दबाया। इधर मेरा दम घुटने लगा था और पीछे सीट से आनंद की आवाज आ रही थी, करण करण छोड़ आदित्य को, क्या कर रहा है, छोड़ आदित्य को। और मेरे बगल पे ललित भाई चीखते जा रहे थे, भ्रमटो भ्रमटो, ये करण बाबू के अंदर भ्रमटो आ गया है। उन्होंने जोर से ब्रेक लगाई और करण पीछे से आगे विंडशील्ड को तोड़ते हुए आधा टैक्सी के बोनट पे जा गिरा। हम सभी टैक्सी के बाहर निकल आए। करण टैक्सी के बोनट पे बड़े आराम से उठ के बैठ गया। उसके सर से खून बह रहा था। वो हमारी तरफ हंसते हुए बोला, तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि मैं करण हूं या छलावा। करण को तो मैंने तभी मार दिया जब तुम सब यहीं पेशाब करने के लिए उतरे थे। करण तुम में सबसे ज्यादा दिल का और मन का कमजोर निकला। मैंने उसको एक ही झटके में मार के उसका रूप ले लिया। मैं हमेशा तुम सबके बीच में ही था। वो देखो उधर पेड़ के पीछे करण की लाश के पैर दिख रहे हैं। इतनी देर में ललित जी ना जाने कहां से करण यानी कि उस छलावे के पीछे पहुंच गए और करण को धक्का देते हुए चीखे, बाबू लोग जल्दी से गाड़ी में बैठो, हमको यहां से भागना होगा। और ये कहते हुए ललित जी ने ड्राइविंग सीट पे बैठ गाड़ी स्टार्ट कर दी। आनंद और मैं बिना टाइम गवाए
टैक्सी के अंदर जा बैठे। ललित जी बस टैक्सी को दौड़ाए जा रहे थे। कुछ ही देर बाद उनको हाईवे के दाईं तरफ एक रोड जाती हुई दिखाई दी। ना जाने उनको कुछ याद आया और उन्होंने टैक्सी उस रोड पे उतार दी। टैक्सी भागे जा रही थी और कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे डर को एक उम्मीद में बदल दिया। रात का अंधेरा छटने लगा। मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो सुबह के 6:11 हो रहे थे। सूरज की किरणों ने धीरे से टैक्सी को छुआ। ललित भाई खुश होते हुए बोले, सुबह हो गई बाबू, हम बच गए। अब वो भ्रमटो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम बच गए बाबू, हम बच गए। ललित भाई सच कह रहे थे। हम बच तो गए थे, लेकिन हमने अपने 2 अजीज दोस्तों को खो दिया था। हम कुछ 30 मिनट बाद एक पेट्रोल पंप पे पहुंचे। वहां के कर्मचारियों ने जब हमारी और टैक्सी की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने हमको वहां बैठाया और साथ ही पुलिस को भी सूचना दे दी। पास के थाने की पुलिस कुछ 40 मिनट बाद वहां पे पहुंच गई। जब हमने अपने साथ घटी सारी घटना उन पुलिस वालों को बताई तो किसी ने हमारी बात का भरोसा नहीं किया। उल्टा हेड कांस्टेबल ने हम पे ही इल्ज़ाम लगाते हुए बोला कि हमने ही अपने दोस्तों को मारा है। लेकिन इंस्पेक्टर बिष्ट बोले, मेरा बचपन गुवाहाटी से 175 किलोमीटर आगे एक छोटे से गांव में गुजरा है। बचपन से मैंने भ्रमटों की कहानियां अपने बुजुर्गों से सुनी भी है और कई लोगों को गायब भी होता देखा है जो उस भ्रमटों का शिकार हो गए। तुम सबकी नज़रें और हालत बता रही है कि तुम सब सच कह रहे हो, लेकिन कानून की नज़र में यह भ्रमटो, छलावा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा सोचने के बाद इंस्पेक्टर बिष्ट फिर से बोले, देखिए, मैं रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकता कि किसी भूत या छलावे ने आप सब पे हमला करके आपके 2 दोस्तों को जान से मार दिया। मैं आपके साथ जो घटा उसको एक एक्सीडेंट दिखा सकता हूँ, लेकिन हमारे दोस्तों का क्या? उनकी डेड बॉडी भी नहीं हमारे पास। ये सुन इंस्पेक्टर बिष्ट एक गहरी सांस लेके बोले, ये इलाका घने जंगलों और जंगली जानवरों का है। हम रिपोर्ट में साथ में ये भी दिखा देंगे कि आपके दोस्तों के ऊपर किसी जंगली जानवरों ने हमला किया और उनकी बॉडी अपने साथ ले गए, जो बरामद नहीं हुई। इससे ज़्यादा कुछ करेंगे तो आप सभी फंस जाओगे। मैंने दबी हुई ज़बान में इंस्पेक्टर बिष्ट से ठीक है सर बोला। इंस्पेक्टर ने मुझे और आनंद को अपनी गाड़ी से गुवाहाटी तक छोड़ दिया और ललित भाई अपनी टैक्सी को उसकी रिपेयर कराने के लिए ले गए। इंस्पेक्टर बिष्ट ने उनकी टैक्सी भी सीज नहीं की। हम इस घटना से इतने शौक में थे कि अगले 7 दिनों तक हम वहीं गुवाहाटी में रहे और फिर वापस कोलकाता आ गए। कोलकाता आके जब हमने करण और रितेश के घर वालों को उनकी डेथ की जानकारी दी तो उनका रो रो के बुरा हाल हो गया था। हमने किसी तरह सबको समझाया और अपने साथ पुलिस की रिपोर्ट की कॉपी भी दिखाई। आज उस दर्दनाक रात को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी हर रात उस छलावे की वो 2 लाल आंखें मेरे सपने में आके मुझे डरा जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरे दोस्तों की कहानी। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि रात में कभी ट्रैवल ना करें और अगर करना भी पड़े तो किसी अनजान या सुनसान जगह पे अपनी गाड़ी ना रोकें। तो यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहानियों का मज़ा साथी और दोस्तों के साथ ही मिलता है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप हमारी कहानियों से जुड़े रहें। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो
तो लिख भेजिए अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए ध्यान रखें कि डर सिर्फ कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। शुभ रात्रि।